होस्ट मोनिका अग्रवाल और जैसा आपको पता है हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स फॉर 2021। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक नया चैप्टर एंड दैट इज इलास्टिसिटी। आप लोग को काफी ऐसा लगता होगा कि हाँ इलास्टिसिटी तो बहुत इजी चैप्टर है, हम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है बेटा। हर एक मार्क्स जरूरी होता है, तो हमको यहाँ पे एक मार्क्स भी जाने नहीं देना है। तो अगर हम इसी चैप्टर का रिवीजन नहीं करेंगे और इसी से क्वेश्चन आ गया तो हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ज्यादा चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, बट हर एक चैप्टर आपको करना ही है और आपका एक भी मार्क्स जाना नहीं चाहिए। और वैसे मैं जाने दूंगी ही नहीं। आपको पता है, बस आपको एक ही काम करना है, आपको एक ही जगह बैठना है, पूरा वीडियो एक बार में देखना है और सिर्फ सुनना नहीं है। यू हैव टू मेक योर नोट्स। और नोट्स क्या, जो मैं लिख रही हूँ वही आपको कॉपी करना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इलास्टिसिटी। अब बेसिकली पहले थोड़ी सी थियोरी है वो देखी है मैंने, लिखी है मैंने। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, बहुत सारी चीजें अगेन एकदम स्मूथली हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, चलिए पहला इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है बेटा? इलास्टिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जब किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप साइज कुछ ना कुछ चेंज होता है। अगर वो फोर्स हम हटा दें और वो अपने पहले शेप और साइज में आ जाए तो हम उसको बोलेंगे द बॉडी इज इलास्टिक। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ये एक रॉड है बेटा, इस पे हमने फोर्स लगाया F। इस फोर्स की वजह से सपोज ये थोड़ी सी लंबी होगी, ऑब्वियसली पतली भी होगी, फिलहाल मैं वो कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये आप देख सकते हो इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है। अगर हम ये फोर्स हटा देते हैं तो वापस पहले जैसा हो गया। तो क्यों हुआ? क्या चीज थी जिसकी वजह से पहले हुआ? उसके अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ। उस फोर्स ने उसको वापस लेकर आया, उसको बोला कि नहीं भाई तू मुझे चेंज क्यों कर रहा है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसको पसंद नहीं है चेंज, तो क्यों मुझे चेंज करे हो? तो जैसे वो फोर्स हटा वापस इसने अपने आप को पहले जैसा कर दिया। तो ऐसी बॉडीज को हम इलास्टिक बॉडीज बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या है बेटा? अगर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से कुछ चेंज आया, अब हमने ये फोर्स हटा दिया लेकिन अब ये पहले जैसा नहीं हुआ, इसने ये नया शेप ही ले लिया। जैसे क्ले बेटा, क्ले को हम जो चाहे हम शेप में मोल्ड कर सकते हैं। हमने ऐसे उसको लंबा कर दिया तो वो लंबा हो गया, पतला कर दिया तो पतला हो गया, गोल बना दिया तो गोल बना दिया। क्या पहले जैसा रीगेन कर पाता है? नहीं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स शेप एंड साइज। वो अपना पहले जैसा शेप एंड साइज रीगेन नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे क्या है? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स या डीफॉर्मिंग फोर्स बोल सकते हैं, उसको अगर हम निकाल देते हैं, हम हटा देते हैं, तो वो वापस पहले जैसा हो जाता है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो उसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है, जिसकी वजह से अगर वो अपने पहले जैसा हो गया तो वो इलास्टिक है और नहीं हुआ तो वो प्लास्टिक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इज इलास्टिक लिमिट। बेटा हर एक बॉडी की ना एक लिमिट होती है कि ऐसा नहीं है कि आप इस पे 100 किलो भी लगा दोगे तो भी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लेगा। नहीं, 5 किलो लगाया हटाया पहले जैसा हो गया, 6 किलो लगाया हटाया पहले जैसा हो गया। अभी इसी में 50 किलो लगाओगे तो क्या होगा? क्या वो प्रॉपर्टी रीगेन होगी? क्या वो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन कर पाएगा? नहीं। तो जो उसकी लिमिट होती है कि आप इतना फोर्स लगाओगे तब तक वो बेयर कर सकता है, तो उसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। सो मैक्सिमम डीफॉर्मिंग फोर्स अप टू विच अ बॉडी कैन रीटेन इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इज इलास्टिक फटीग। टेम्पररी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रिपीटेड डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि बार बार कॉन्स्टेंटली डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, इसको लगाया हटाया, लगाया हटाया, लगाया हटाया, बार बार अगर अपन ऐसा करते जाए तो क्या होगा? इसके अंदर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है ना वो थोड़े टाइम के लिए बोलेगी भाई तुम लोग यही कर रहे हो, लगा रहे हो हटा रहे हो, लगा रहे हो हटा, तो वो भी परेशान हो जाती है, तो अब मैं कुछ कर ही नहीं रहा। तो उसमें टेम्परेरी लॉस, कुछ देर के लिए आपको ऐसा लगेगा कि उसकी जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई है, उसको इलास्टिक फटीग बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बात करने वाले हैं, जैसा स्ट्रेस है, स्ट्रेन। आई एम श्योर नाम सुना होगा, हम पहले बात तो कर नहीं रहे, चैप्टर आपने पहले किया हुआ है, हम तो रिवीजन ले रहे हैं, राइट? तो स्ट्रेस होता है इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। अभी हाँ ये तो मैंने लिख ही दिया है। उसके बाद इंटरनल फोर्स क्या है? देखा जाए तो आप लोग को ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ फोर्स अपॉन एरिया, तो यही चीज तो शायद प्रेशर भी होती है, बट बेटा प्रेशर और स्ट्रेस में फर्क है। प्रेशर होता है हमने जो एक्सटर्नल, हमने जो फोर्स अप्लाई किया है,
और यहाँ है इंटरनल फोर्स। अभी ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने फोर्स F लगाया और इसमें इतना इलोंगेशन हुआ, ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये इलोंगेशन है और इतना इलोंगेशन के बाद ये रुक गई और लंबी नहीं हो रही है। तो क्यों इतने लगने के बाद ही ये रुक गई बेटा? इसके लिए क्योंकि इसमें जो नीचे फोर्स लग रहा है F और जो इसके अंदर इंटरनल एक फोर्स डेवलप हुआ है, दैट इज द इंटरनल फोर्स और द रीस्टोरिंग फोर्स, वो दोनों बैलेंस हो गए। तो अब ये जाके रुक गया, अभी और एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया जब एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स सेम हो गए, तो उसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। ये स्टेट है इक्विलिब्रियम स्टेट बेटा। सो ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम द इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा हुआ कि इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स सेम हो गए। एक्चुअल फॉर्मूला में इंटरनल फोर्स ही है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है तो इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स सेम है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो स्ट्रेस इज एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। यूनिट देखा जाए तो इसका यूनिट होता है बेटा फोर्स का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर इसके डायमेंशन की बात करूं सो m1 L -1 एंड T -2। इतना समझा व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज द इंटरनल फोर्स और द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इक्विलिब्रियम में ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इसका यूनिट है, ये इसका डायमेंशन है। अगर मैं आपको टोटल बताती तो इसमें थोड़ी सा और डिटेल करती कि कैसे ये इंटरनल फोर्स बढ़ रहा है, बट वो सब अभी टाइम नहीं है। बस फिलहाल अभी आप फॉर्मूलाज याद रखोगे वही काफी है। चलो इतना कॉपी करिए। स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस जो है वो दो टाइप के होते हैं, फिर दो के अंदर एक और सब टाइप है और फिर 3 टाइप्स हो जाते हैं। जैसे बेटा पहले टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस एंड टैंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल और टैंजेंशियल में क्या फर्क है? नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा वो टैंजेंट सरफेस को परपेंडिकुलर होगा और टैंजेंशियल स्ट्रेस जो होगा वो सरफेस को पैरेलल होगा। दोनों में ये फर्क है। वापस सुनना, नॉर्मल स्ट्रेस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टैंजेंशियल स्ट्रेस इज पैरेलल टू द सरफेस। नाम से ही हमको समझ में आता है। अब बेटा नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर 2 टाइप है, उसमें पहला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसका एग्जांपल बेटा ये एक वायर है व्हाइट कलर का जिसकी इनिशियल लेंथ L है। हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया, इसका मास M है, तो नीचे की तरफ इस पे mg का फोर्स आ रहा है। तो हमने क्या देखा, इसकी लेंथ कुछ इंक्रीज हो गई, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो अगर बाकी 2 डायमेंशन तीसरे डायमेंशन से बहुत छोटे हो, जैसे लेंथ इसका बहुत बड़ा डायमेंशन है कंपेयर टू द अदर 2 डायमेंशन, तो हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात करते हैं। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर देखा जाता है। पहली चीज क्या बोली बेटा कि अगर बाकी 2 डायमेंशन छोटे हो कंपेयर टू द 3rd डायमेंशन तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस आएगा। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में होता है। ये टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव मतलब खिंचाव भी पैदा कर सकता है, मींस उसको एक्सटेंड भी कर सकता है और दबा भी सकता है, कंप्रेस भी कर सकता है। तो जैसा हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज नथिंग बट इट इज mg, और अगर इसका रेडियस r है तो हम लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। और यूनिट्स और डायमेंशन तो सबके ही सेम होंगे, कोई भी स्ट्रेस होने तो यूनिट और डायमेंशन तो सेम ही आने वाला है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का हमारा फॉर्मूला हो गया F बाई A या तो फिर mg बाई पाई r स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में देखा जाता है, ठीक है, लिक्विड के लिए और गैसेस के लिए नहीं होता। नेक्स्ट इज वॉल्यूम स्ट्रेस। अब वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है बेटा, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का है, इसके पास पहले कुछ तो प्रेशर होगा, ऑलरेडी प्रेशर है, हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसके प्रेशर में भी चेंज आया और इसके वॉल्यूम में भी चेंज आया। वापस सुनना, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वॉल्यूम V है और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रेशर है, जैसे हम सब पे अभी भी एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। हमने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसके प्रेशर में कुछ चेंज आया, लेट द चेंज इन द प्रेशर बी dp, तो इसके वॉल्यूम में भी चेंज आया। इसका वॉल्यूम पहले तो V था, बाद में डिक्रीज होके V माइनस dV हो गया। तो ये चीज पहले तो वॉल्यूम जो स्ट्रेस है वो तीनों में भी पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो वही लिखा है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में पॉसिबल है। इट ब्रिंग्स चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, शेप रिमेन सेम। देखो उसका वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी में चेंज आया है, लेकिन जो शेप है, पहले जो शेप था अभी भी शेप वही है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आएगा बेटा वॉल्यूम स्ट्रेस
इज F बाई A, ऑब्वियसली एरिया जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, या इसी को अपन ले सकते हैं चेंज इन प्रेशर, दैट इज dP. इस dP की वजह से dV, दैट इज द वॉल्यूम में चेंज आया है. सो हियर वॉल्यूम स्ट्रेस में मोर ओवर हम dP ही यूज करेंगे. dP इज द चेंज इन प्रेशर. पहले भी प्रेशर है, बाद में प्रेशर बढ़ गया, दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज dP. थर्ड वन इज शेयर स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस, कोई भी नाम हो सकता है. अगेन दिस इज पॉसिबल ओनली इन सॉलिड. तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैसेस में सिर्फ तीनों, यानी वॉल्यूम स्ट्रेस है वो तीनों में एप्लीकेबल है, बाकी दोनों सिर्फ सॉलिड्स में देखे जाते हैं. ये जो टैंजेंशियल स्ट्रेस है उसका हिस्सा है. यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी फोर्स कैसे है, परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल. तो ये दोनों हमारी नॉर्मल फोर्स के एग्जाम्पल हैं, और ये वाला है जो वो टैंजेंशियल फोर्स का एग्जाम्पल है. देखो यहाँ पे फोर्स हम कैसे लगा रहे हैं, आपके सामने मैंने यहाँ पे क्यूब ड्रॉ किया है. ये जो क्यूब है ये नीचे से फिक्स्ड है, हम ये साइड से इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इसका एरिया A है. तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस होगा, अच्छा एक और चीज क्या लिखी है बेटा, ओनली इन सॉलिड्स होता है, वॉल्यूम रिमेन सेम, शेप चेंजेस. इसका जो वॉल्यूम है वो एज इट इज रहता है. बेसिकली इसमें क्या होगा, आप देखोगे कि ये आपका जो है ना, ये ऐसे आगे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे पूरा का पूरा आगे सरक जाएगा कुछ एंगल से, लेट दिस एंगल भी थीटा. तो यहाँ पे इसमें क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम वैसे का वैसा है, इसका शेप चेंज हो जाता है. यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है बट शेप सेम रहता है. ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस दिस इज इक्वल्स टू F बाई A, ऑब्वियसली जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं वो वाला एरिया लेंगे. बाकी मैंने आपको बता दी यूनिट डायमेंशन सेम ही होंगे. मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेशर और स्ट्रेस में क्या फर्क है. देखा जाए तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यहाँ भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. प्रेशर को और डिफाइन करें तो पास्कल बोल देते हैं, कभी कभी स्ट्रेस को भी पास्कल बोल देते हैं, बट एक्चुअली आइडियली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बोलना चाहिए. अब ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये टैंजेंशियल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है. हमने केसेस देखे, यहाँ नॉर्मल और यहाँ टैंजेंशियल है, तो ये दोनों हो सकता है. ये हमेशा कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है और एज एन एक्सपैंड करने की भी कोशिश कर सकता है, जिसको हम टेंसाइल बोलते हैं. कंप्रेसिव मतलब जैसे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में बेटा अगर हम इसको खींच रहे हैं तो दिस इज अ टेंसाइल, और अगर हम उसको दबा रहे हैं तो कंप्रेसिव हो गया. समझ में आ गया? ओके. अब इसके बाद हम नया चीज पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेन. पहले आप ये कॉपी करिए. ओके बच्चा लोग, तो अभी आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने स्ट्रेस पढ़ लिया, स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लिए. अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेन. दिस इज अगेन अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी. स्ट्रेन क्या होता है बेटा, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. मतलब हमने कुछ स्ट्रेस लगाया, कुछ फोर्स लगाया, ऑब्वियसली इससे कुछ तो डायमेंशन में चेंज आया. सो व्हाट इज द चेंज डिवाइडेड बाय जो पहले था, जो ओरिजिनल डायमेंशन था, उसके रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं. ये एक यूनिटलेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. मैं यहां लिख देती हूं, दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस. मतलब ना इसका कोई यूनिट होता है और ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है. ठीक है, अब जैसे हमने स्ट्रेस 3 टाइप के देखे, उसी तरह से स्ट्रेन भी 3 टाइप के होते हैं. पहला इज लीनियर स्ट्रेन या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो. Next is longitudinal strain. So here we have a wire जिसकी व्हाइट वाली जो लेंथ है दैट इज कैपिटल L, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी. हमने इस पे फोर्स लगाया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, तो उसकी लेंथ में कुछ इलोंगेशन हो गया. द इलोंगेशन इज स्मॉल l. तो कितना डायमेंशन में चेंज है, लेंथ में कितना चेंज है, स्मॉल l. और ओरिजिनल कितनी थी, कितनी लेंथ थी L. तो यहाँ पे जो स्ट्रेन आएगा दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन is change in length upon original length. Clear? Okay. Moving ahead. यहाँ पे हमने वापस पहले जैसे वही डायग्राम बेटा, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया, इसका एरिया A था, इसका पहले वॉल्यूम V है और बाद में वॉल्यूम V माइनस dV हो गया. तो कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, dV. सो dV इज द चेंज इन द वॉल्यूम और ओरिजिनल कितना वॉल्यूम था, V. तो यहाँ पे क्या लगता है, क्या आएगा वॉल्यूम स्ट्रेन. Your volume strain will be change in volume upon original volume. यहाँ पे आगे माइनस बी आप लोग देखोगे, ये माइनस यही बताता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है. मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज शेयरिंग स्ट्रेन. शेयरिंग स्ट्रेन जो हम लोगों ने
शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा था जिसमें मैंने वो क्यूब का एग्जांपल दिया था जिसका लोअर एंड फिक्स था, हमने ऐसे फोर्स लगाया था जिसकी वजह से इसका अपर एंड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। कितना शिफ्ट हुआ है? दिस इज कॉल्ड एज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ? x। इसकी फिक्स लेयर से ये जो हाइट है दिस इज h एंड दिस एंगल इज थीटा। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेन के दो फॉर्मूला है बेटा, एक तो आप बोल सकते हो tan थीटा। नाउ सिंस थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, आप इसको थीटा भी बोल सकते हो, या तो फिर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट दैट इज x बाय h। तो यहाँ इसके ये दो फॉर्मूला शेयरिंग स्ट्रेन के, एक थीटा, या तो शेयरिंग स्ट्रेन थीटा होता है या तो x बाय h होता है। x इज द लैटरल डिस्प्लेसमेंट एंड h इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा वैल्यूज पे ध्यान देना। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हुक्स ने ये बताया कि जो भी स्ट्रेस है और स्ट्रेन है उसमें एक रिलेशन है। बेसिकली ऑब्वियसली बात है, अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली डायमेंशंस में ज्यादा चेंज आएगा, तो स्ट्रेन बढ़ेगा। यही उन्होंने बताया था, लेकिन दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। ये हर एक, ये इनफाइनाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इनफाइनाइट फोर्स लगाओगे तो आप, दिस इज विद इन इलास्टिक लिमिट। अरे इलास्टिक तो लिखा ही नहीं, क्या करते हो मिस, ये लो लिख दिया, खुश। So now we are written within elastic limit, stress is directly proportional to strain, and here stress by strain is E, and this E is called as modulus of elasticity. Modulus of elasticity भी तीन टाइप के, for longitudinal stress, longitudinal strain दो देखे, उसके लिए एक आएगा longitudinal stress by longitudinal strain, फिर हमने volume stress by volume strain देखा, उसके लिए दूसरा modulus of elasticity, और तीसरा sharing stress by sharing strain, उसके लिए तीसरा modulus of elasticity। अब ये डिपेंड करता है मटेरियल पे एंड टेम्परेचर पे, एंड इंडिपेंडेंट है डायमेंशन से। डायमेंशन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। इसका यूनिट क्या होगा बेटा? स्ट्रेस का यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का तो था ही नहीं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन है बेटा m1 l -1 एंड t -2। तो ये देखा जाए तो जो मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी और जो स्ट्रेस है उन दोनों के डायमेंशंस एंड यूनिट सेम होते हैं, क्योंकि स्ट्रेन का यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। हर एक चीज जो मैं आपको बोलती हूँ वहां से कहीं से भी एमसीक्यू आ सकता है, तो हर एक चीज ध्यान से सुनना, और जो भी मैं बोर्ड पे लिखती हूँ सब लिख लेना, ठीक है। चलिए आप कॉपी करिए। यह है नेक्स्ट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है बेटा? यहाँ पे हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है, सपोज मान लो हमने इसके ऊपर एक बेसिकली आधा किलो का लोड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमने पहले ½ kg रखा, ½ kg लगाने से क्या हुआ? ऑब्वियसली एक्सटेंशन हुआ नहीं हुआ, फिर वो लोड हटाया, फिर क्या हुआ वो देखा, फिर 1 किलो रखा, फिर 1.5 किलो रखा, फिर 2 किलो रखा। तो बेसिकली हम ऐसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, और उस लोड के लगाने से क्या चेंज आता है वायर में, वो हम नोट करते हैं। तो हमने क्या देखा बेटा? पहले तो एक्स एक्सिस पे मैं स्ट्रेन ले रही हूँ और वाई एक्सिस पे अपना स्ट्रेस है। तो ए तक पूरी तरह से हुक्स लॉ ओबे होता है। ए तक मतलब हुक्स ने क्या बताया था? स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ए तक एग्जैक्टली हुक्स लॉ ओबे होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम इसका स्लोप लिखते हैं tan थीटा, तो ये मुझे यंग मॉड्यूलस की वैल्यू देगा। अगर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, और हमको कोई ग्राफ दिया है, सुनना ये चीज इंपॉर्टेंट है, कोई ग्राफ दिया है तो उसका जो स्लोप होगा वो आपको डायरेक्ट यंग मॉडुलस देगा। तो बेसिकली जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। अगर यही कर उल्टा होगा तो जरा ध्यान देना, तो केस उल्टा हो जाएगा। अगर यहाँ स्ट्रेन दे दिया, यहाँ स्ट्रेस दे दिया, तो जिसका स्लोप कम उसका यंग मॉडुलस कम। अगर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा। तो ए तक एग्जैक्ट हुक्स लॉ ओबे होता है, ए के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। इसमें अभी भी कुछ इलास्टिक की प्रॉपर्टी है, बट ये एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल शेप और साइज पे नहीं आता। मतलब जैसे अगर इसकी लेंथ इतनी थी, हमने लोड लगाया, इसकी लेंथ कुछ इतनी बढ़ गई, तो अगर हम लोड हटाते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मतलब एकदम अपने पहले वाले शेप में नहीं आया। इलास्टिक प्रॉपर्टी अभी भी है बट पार्शियली है, पूरी तरह से रीगेन नहीं किया ना शेप। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ए से ई जो रीजन है वहां पे हम ये चीज देखते हैं। सो ई, इस ई के टाइम पे जो भी स्ट्रेस होगा उसको हम इलास्टिक लिमिट बोलेंगे।
उसके बाद हम क्या देखते हैं, ई के बाद, ई तक सिर्फ इलास्टिक प्रॉपर्टीज है, इलास्टिक प्रॉपर्टी ई के बाद खत्म हो गई। अभी हम जरा सा भी स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। देखो स्ट्रेस थोड़ा बढ़ाया बट स्ट्रेन कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब हमारा वायर एकदम लंबा होते जाता है। दिस पॉइंट वाई इज कॉल्ड एज द यील्ड पॉइंट। इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने बोला, ये चीज याद रखना, स्ट्रेस स्ट्रेन का स्लोप इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू आता है। उसके बाद यहाँ पे ये रीजन ई तक क्या है, इलास्टिक रीजन। अब इलास्टिक ई के बाद इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म, जरा सा स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ता है। उसके बाद यील्ड पॉइंट के बाद स्ट्रेस आप बढ़ाते जाओगे, वापस स्ट्रेन बढ़ते जाता है। बी पे जो वायर है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ये शायद आपने देखा होगा रबर बैंड्स में हो जाता है, ऐसा पतला एकदम, इसको बोलते हैं नेक पॉइंट। ये टाइम पे जो स्ट्रेस उसके अंदर होगा दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस। दिस इज द मैक्सिमम लोड दैट द वायर कैन बेयर। उसके बाद हमने देखा अरे बाप रे ये तो टूटने वाला है, तो हमने लोड कम करना स्टार्ट किया, फिर भी अल्टीमेटली ये पी पे जाके ब्रेक हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट। तो ई के बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं बेटा प्लास्टिक रीजन, और ई के पहले वाला जो रीजन है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इज दिस मच क्लियर? ए तक हुक्स लॉ ओबे हुआ, ए के बाद हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ था बट इलास्टिक प्रॉपर्टी थी ई तक। ई के बाद जरा सा स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन बहुत बढ़ जाता है वाई तक। वाई के बाद स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो स्ट्रेन बढ़ रहा है, और एक नेक फॉर्म हो जाती है। जब नेक फॉर्म हो गई हमको पता है अब वायर टूट जाएगा, सो दैट इज द मैक्सिमम लोड कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड उसके बाद फाइनली पी पे ब्रेक हो जाता है। क्लियर? अब क्या इसमें इलास्टिक रीजन प्लास्टिक रीजन का क्या रोल है? शायद आपने सुना होगा डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, सुना होगा ब्रिटल। ये वर्ड डक्टिलिटी मतलब किसी चीज को हम पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपन डक्टिलिटी बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। मेलिएबल मतलब पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ब्रिटल मतलब जो तुरंत टूट जाते हैं, जैसे ग्लास हो गए, इसमें हम चाय पीते हैं, जो हमारे कप हो गए, ठीक है, तो वो सारी चीजें कैसी होती है, वो ब्रिटल होती है। तो यहाँ पे मैंने ब्रिटल डक्टाइल का ग्राफ ड्रॉ किया। इलास्टोमर्स क्या है वो देखते हैं। तो बेटा एक चीज याद रखना, ब्रिटल जो होगा ना उसमें क्या होगा, यहाँ तक तो था इसका इलास्टिक रीजन और ये है इसका प्लास्टिक रीजन। तो इसका प्लास्टिक रीजन बहुत छोटा होता है, इसका इलास्टिक रीजन बड़ा होगा एंड प्लास्टिक रीजन छोटा होगा कंपेयर टू इलास्टिक रीजन। मतलब इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट होगा वो इलास्टिक लिमिट के बहुत नजदीक होगा। While talking about ductile, इसमें क्या जैसा चाहे शेप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले पतले वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो प्लास्टिक रीजन है वो बड़ा होता है। तो ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक रीजन छोटा होगा, इलास्टिक रीजन बड़ा होगा। जो इलास्टिक लिमिट है और ब्रेकिंग पॉइंट है नजदीक नजदीक होंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये जल्दी टूटता नहीं है, तो इसकी प्लास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए इसका प्लास्टिक रीजन बहुत बड़ा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स कुछ ऐसे मटेरियल है जो हुक्स लॉ ओबे नहीं करते, जैसे रबर बैंड। रबर बैंड में आप जरा सा स्ट्रेस क्रिएट करो बहुत लंबी हो जाती है। सो स्ट्रेन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्ट्रेस। इसमें भी कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता और इसमें वापस इलास्टिक रीजन के बाजू में तुरंत ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। सो नो प्लास्टिक रीजन एंड ब्रेकिंग पॉइंट इज क्लोज टू प्लास्टिक रीजन। ब्रेकिंग पॉइंट के बाद तुरंत प्लास्टिक रीजन हुक्स लॉ बिल्कुल ओबे नहीं करता। ये थियोरी में आता है, मतलब एमसीक्यूज इस पे डायरेक्ट आते हैं, तो ध्यान रखेंगे ग्राफ और इस स्लोप का स्पेशली ध्यान रखेंगे। मैं स्पेशली बोलती हूँ मतलब इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस, देन द स्लोप विल गिव यू द यंग मॉड्यूलस। जिसका स्लोप ज्यादा उसका यंग मॉड्यूलस ज्यादा। लेकिन अगर ग्राफ उल्टा है तो चीजें उल्टी हो जाती है। क्लियर? आगे नेक्स्ट इज यंग्स मॉड्यूलस। जैसे मैंने आपको बताया बेटा 3 टाइप के मॉड्यूलस होते थे। जैसे पहला है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, जिसको हम यंग मॉड्यूलस बोलते हैं, इसका सिंबल y है। तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस का फॉर्मूला था हमारा F/A एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन का था स्मॉल l बाय कैपिटल L। तो ये हो गया F कैपिटल L बाय A स्मॉल l। फिर बेटा हम F को लिख सकते हैं mg, तो ये हो गया mgl, और एरिया की जगह πr² स्मॉल l। तो ये यंग मॉड्यूलस के फॉर्मूलाज हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। मूविंग अहेड, कुछ स्पेशल केसेस हैं, बहुत आगे भी और स्पेशल केसेस भी हैं। बेटा अगर सपोज लेंथ हमने डबल कर दी, मतलब पहले उसकी लेंथ l थी, हमने खींच के
उसको कितना खींचा, L और खींचा, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई 2L। समझा, पहले लेंथ L है, जैसे ये लेंथ L है, हमने इसको खींच कर डबल कर दिया, तो द इंक्रीज इन लेंथ इज L एंड द फाइनल लेंथ इज 2L। तो बेटा यहाँ स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये तो 1 आ जाएगा, बिकॉज स्मॉल l आपका कैपिटल L के बराबर है, तो जो यंग मॉड्यूलस है उसकी वैल्यू स्ट्रेस के बराबर आएगी, बिकॉज स्ट्रेन तो हमारा 1 हो गया, सो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस। क्लियर, स्पेशल केस है। उसके बाद कभी कभी ऐसे भी एमसीक्यू आते हैं, बेसिकली आपको बोला जाएगा कि f और y कांस्टेंट है, मैं लिख देती हूँ f एंड y आर कांस्टेंट। तो अगर f और y कांस्टेंट है देन स्मॉल l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो जिसका l बाय r स्क्वायर रेशियो बड़ा होगा उसके लिए इलोंगेशन ज्यादा होगा, जिसका ये वाला रेशियो बड़ा उसके लिए इलोंगेशन ज्यादा। और यहाँ से आप स्मॉल l का फॉर्मूला निकाल लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मॉल l का फॉर्मूला क्या होगा बेटा जरा, FL बाय AY, ये स्मॉल l इधर आ जाएगा ना, तो FL बाय AY या तो फिर mg कैपिटल L बाय पाई r स्क्वायर 1। क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट, मतलब ये वायर है जिसकी लेंथ L है, इसके पास खुद का ही कुछ वजन है, मास M है, जिसकी वजह से इसमें इलोंगेशन आ गया। तो कितना इलोंगेशन आएगा, तो बेटा इसका फॉर्मूला मैं देखो बताती हूँ कैसे लिखी, mgl बाई 2ay। बस इसका फॉर्मूला क्या है, देखा जाए तो ये पाई r स्क्वायर a है ना, mgl बाई देखा जाए, रुक जा मैं तेरे को लिख के बताती हूँ पहले, मुझे यहाँ पे इलोंगेशन का फॉर्मूला लिखी, L क्या होगा बेटा तेरा फॉर्मूला, mg कैपिटल L बाई AY, ये होगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे खाली 2 आ जाता है। क्यों ऐसा, बिकॉज हम ऐसा बोलते हैं कि सारा का सारा लोड इसके सेंटर पे है, और अगर सेंटर पे लोड है तो ये वाली लेंथ L बाई 2 होगी, इसके लिए फॉर्मूला हो गया mg कैपिटल L बाई 2ay। अब मास की जगह आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, तो अगर मैं वो लिख दूं बेटा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू GL बाई 2ay। उसके बाद वॉल्यूम की जगह आप एरिया इंटू लेंथ भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा रो A इंटू लेंथ G कैपिटल L बाई 2ay। ये A कट गया, तो ये हो गया बेटा L स्क्वायर रो G बाई 2y, L स्क्वायर रो G बाई 2y, where rho is nothing but the density। तो एक इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट का फॉर्मूला है mgl बाई 2ay, और दूसरा ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ये बच्चे भूल जाते हैं, L स्क्वायर रो G बाई 2y। जो जो चीज मैं बोलती हूँ आपको याद रखनी है, मतलब वहां बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको पूरी स्पेशल अटेंशन देके इसको याद करेंगे। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए। नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस। अब थर्मल स्ट्रेस देखते हैं बेटा, सपोज यहाँ पे आपको एक रॉड दिख रही है जिसकी लेंथ L है, तो इस तरह से हमारी रॉड है, 2 एंड्स के बीच में फंसी हुई है, हमने इसको हीट किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगी, बट क्या ये एक्सपैंड हो सकती है, नहीं, क्योंकि ये रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है, तो इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, ये दोनों रिजिड सपोर्ट इस पे फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितना होगा, थर्मल स्ट्रेस कितना होगा, थर्मल मतलब बेसिकली क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, तो इसकी वजह सारे टर्म्स में आपको थर्मल थर्मल नाम सुनाई देगा। तो बेसिकली थर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, अभी थर्मल स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस इज बेसिकली y इंटू स्ट्रेन, y इंटू थर्मल स्ट्रेन, सो दैट इज y अल्फा डेल्टा थीटा, ये हमारा थर्मल स्ट्रेस हो गया। फोर्स होता है बेटा स्ट्रेस इंटू एरिया, तो ये स्ट्रेस इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेन का फॉर्मूला है अल्फा डेल्टा थीटा, थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला y, ये क्रॉस हटाई देती हूँ, कंफ्यूज कर दो। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला y अल्फा डेल्टा थीटा एंड थर्मल फोर्स का फॉर्मूला y a अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर, ओके। यही एक्सपेंशन बेटा अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, तो बेटा y की जगह वॉल्यूम एक्सपेंशन में k आ जाता है, दैट इज द सिंबल फॉर द बल्क मॉडुलस। फिलहाल आपको पता नहीं, नाम तो सुना होगा। अल्फा की जगह बेटा गामा आ जाता है इंटू डेल्टा थीटा। y यंग मॉडुलस है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस होता है, यहाँ अल्फा है, यहाँ गामा एंड डेल्टा थीटा। उसके बाद नेक्स्ट इज
force constant. Force constant is nothing but it is the force applied divided by the change in length. कितनी उसकी length increase हुई, तो F by small l या तो y a by capital A. Force constant F by small l या y a by capital L. आप कहीं काफी MCQ में ये वर्ड सुनोगे force constant, तो याद रखना. उसके बाद बेटा कंडीशन सुनो, एक वायर है जिसकी ओरिजिनल लेंथ L है, हमने उस पर T1 फोर्स लगाया तो उसकी लेंथ हो गई L1 और T2 फोर्स लगाया तो लेंथ हो गई L2. दिस इज द फाइनल लेंथ. तो बेसिकली L1 क्या होगा, दैट इज द ओरिजिनल लेंथ प्लस द इंक्रीज इन लेंथ, जिसको मैंने L1 नाम दिया. सिमिलरली जब हमने टेंशन T2 लगाया तो फाइनल लेंथ L2 हो गई, इनिशियल लेंथ L है और इंक्रीज है L2. अब इस L1 की जगह यानी इस L की जगह हम F by K डाल सकते हैं, तो मैंने डाला T1 by K1 एंड L2 की जगह T2 by K2. अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको L का एक फॉर्मूला आते मिलता है, L इज द ओरिजिनल लेंथ. क्या फॉर्मूला बेटा, L1 T2 माइनस L2 T1 अपॉन T2 माइनस T1, where T1 and T2 are the tensions and L1 and the L2 are the length when the L1 is the length when tension is T1 and L2 is the length when tension is T2. Clear? मूविंग अहेड, नेक्स्ट अगेन अ स्पेशल केस. ये कुछ आने के चांसेस इतना ज्यादा नहीं है, बट कभी आ गया तो इसके लिए फिलहाल ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, तो ये याद रखना करना कैसे है. ओके, उसी तरह से यहाँ क्या बोला है, यहाँ पे दो रॉड्स है. ये पिंक वाली रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन α1 है, यंग मॉडुलस y1 है, इसका L2 α2 y2. अब इन दोनों को हमने हीट किया T डिग्री तक, तो ऑब्वियसली दोनों की लेंथ में कुछ इलोंगेशन आने की कोशिश करेगी, बट वो आ नहीं पाएगी. तो बेसिकली L1 प्लस L2, तो ये वाला फॉर्मूला लिखा. L का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, अल्फा डेल्टा थीटा इंटू कैपिटल L. तो देखो तो अल्फा L इंटू डेल्टा थीटा इज नथिंग बट द T, यहाँ पे ये लिखा है. तो L1 अल्फा 1 T प्लस L2 अल्फा 2 T. उसके बाद स्मॉल l का एक और फॉर्मूला हो सकता है अपने पास. स्मॉल l का फॉर्मूला क्या होता है, FL by AY, पता है ना. तो उस हिसाब से यहाँ पे इसका L1 का लिखा F by A L1 by Y1 एंड L2 का F by A L2 by Y2. F by A कॉमन निकाल लिया और इस A को वो साइड ले गए और इसको नीचे लेके आ गए, तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला बनते हुए दिखा. ये याद नहीं रह पाएगा, मैं खुद बोल रही हूँ, बट अगर क्वेश्चन आया तो आपको करने आना चाहिए. ठीक है, तो ये और ये अगर याद ना हो तो भी चलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन आए तो अटकना मत, तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मिस ने बोला था कि ऐसे करना है. ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए. ये थोड़ा सा कम पूछते हैं. फोर्स कांस्टेंट भी याद होना चाहिए, F by स्मॉल l. चलिए कॉपी करिए. मूविंग अहेड डियर, नेक्स्ट इज वर्क डन इन स्ट्रेचिंग. बेसिकली कैसा होता है ना, हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं जिसकी वजह से खिंच रहा है, तो हमने बेसिकली वर्क जो किया होता है एक्सटर्नल वर्क, वो F इंटू L होता है, F इंटू स्मॉल l. बेसिकली कैसे आया बेटा, कि सपोज ये हमारा वायर है, इसका लेंथ कैपिटल L था, हमने इस पे फोर्स लगाया F और इसकी लेंथ इलोंगेट हुई स्मॉल l. तो F इंटू L इज द वर्क दैट वी हैव डन, लेकिन उसमें से आधा ही सिर्फ वायर के खींचने में जाता है, तो बाकी का आधा कहाँ गया बेटा, बाकी का आधा वेस्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट. वापस सुना बेटा, F इंटू L इज द वर्क डन. हमने जो वर्क किया वो F इंटू L है, लेकिन इसमें जो खींचने में वर्क हमने किया दैट इज FL by 2 और आधा वेस्ट हो गया. तो जितना वर्क हमने इसको खींचने में किया उतना ही इसके अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एंड दैट स्टोर्ड इनसाइड इट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज U is equals to half F into small l. अब बेटा इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं. जैसे आपको यंग मॉडुलस का फॉर्मूला पता है ना, Y is equals to FL by AL. तो वहां से अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है. F की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा Y A small l बाय कैपिटल L इंटू स्मॉल l. आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप F को एज इट इज रख के L की जगह सब्सटीट्यूट कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये आपको करना होगा. यहाँ पे आप F को एज इट इज रखते हैं, स्मॉल l की जगह आ जाता है F कैपिटल L बाय A1, वो भी कर सकते हैं. ओके, उसके बाद बेटा ये एनर्जी स्टोर्ड है. अभी हम कर रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. अगर हम इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो इसका एक और नाम है एनर्जी डेंसिटी. तो बेटा एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, FL by 2 और उसको V से डिवाइड कर दिया, तो ये U by V. इसके अलग अलग फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है. दूसरा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. तीसरा फॉर्मूला स्ट्रेस स्क्वायर बाय 2y और चौथा फॉर्मूला y स्ट्रेन स्क्वायर बाय 2.
कुछ नहीं, स्ट्रेस की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, आपको पता है ना स्ट्रेस और स्ट्रेन को अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम स्ट्रेस बाय स्ट्रेन y होता है, तो क्या हम स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन पुट कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। उसी तरह से हम स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस बाय y सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये एक ही फॉर्मूला को हम अलग अलग वे में लिख रहे हैं। अगर इन्हीं सबको, ये क्या है बेटा, v से हमने डिवाइड किया, अगर इन सबको आप v से मल्टीप्लाई कर दो तो u आ जाएगा। अगर ये v यहाँ पे आ गया, ये सब u बाई v के फॉर्मूलाज है ना बेटा, अगर v यहाँ पे ले लो तो ये सब u के फॉर्मूलाज बन गए। समझ में आ रहा है? ग्रेट। नेक्स्ट इज थर्मल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। थर्मल एनर्जी मतलब बेसिकली जो हीट की वजह से हुआ था, तो कोई भी ये वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो हाफ ये रहा बेटा स्ट्रेस तेरा y अल्फा डेल्टा थीटा और स्ट्रेन अल्फा डेल्टा थीटा, तो इसका ये फॉर्मूला हमको मिल गया y अल्फा स्क्वायर डेल्टा थीटा स्क्वायर बाय 2। ओके, मूविंग अहेड, अगर हमने जो फोर्स है उसको कांस्टेंट ना रखते हुए पहले F1 रखा और धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए F2 रखा, तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो एनर्जी है हाफ, जो F है उसका एवरेज ले लेना है, F1 प्लस F2 बाई 2 इंटू इलोंगेशन दैट इज स्मॉल l। ठीक है, अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट इज ब्रेकिंग ऑफ वायर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग ऑफ वायर क्या होता है, जैसे अगर हमने किसी भी वायर पे एक्सटर्नल लोड लगाया तो वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो कितना फोर्स लगाने पे ब्रेक होगा या ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होगा, आपको याद होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस मैंने आपको ग्राफ बताया था। इसके पहले जब मैं आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व बता रही थी तब हमने ब्रेकिंग स्ट्रेस किया था, जहां पे वो वायर टूट जाता है, दैट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ वायर कैन बेयर। ये जो ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज बच्चे भूलते हैं। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। ठीक है, ये डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर ब्रेकिंग स्ट्रेस कांस्टेंट है तो ब्रेकिंग फोर्स और एरिया का डायरेक्ट रिलेशन आ गया। सो ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब अगर मोटा वायर होगा तो उस पर हम ज्यादा लोड लगा सकते हैं और पतला वायर होगा तो उस पर हम लोड कम लगा सकते हैं। और ये कॉमन सेंस से भी समझ में आता है ना बेटा, अगर थिक वायर होगा तो आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हो, वो ज्यादा फोर्स बेयर कर सकता है। अगर पतला वायर होगा तो वो ज्यादा फोर्स बेयर नहीं कर पाएगा। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज कांस्टेंट एंड ब्रेकिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो वही लिखा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, या फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हमने वायर की रेडियस को डबल कर दिया सो फोर्स विल इंक्रीज बाय 4 टाइम, बिकॉज आर स्क्वायर के साथ रिलेशन है। उसी तरह से अगर मैंने रेडियस को 3 टाइम्स कर दिया देन द फोर्स विल इंक्रीज बाय 9 टाइम्स। तो ऐसे आप एमसीक्यू तुरंत के तुरंत कर सकते हो। नेक्स्ट इज बेटा सेफ्टी फैक्टर। कुछ खास चीज नहीं है, सेफ्टी फैक्टर्स हर जगह यूज होती है। जैसे लिफ्ट बनाते हैं, लिफ्ट में कितने लोग एक साथ ऊपर नीचे जा सकते हैं वो लिखा होता है ना। बेसिकली वो क्या है कि उसमें मैक्सिमम कितना वो झेल सकता है और आपको कितना उस पर कराना है वर्क, राइट। सो दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, यानी ये वो मैक्सिमम बेयर कर सकता है और ये हमको उसको देना है। जैसे लिफ्ट में बेसिकली हो सकता है वो 10 लोगों को झेल सकता है, लेकिन हम उस पर 5 लिखते हैं, हम चाहते हैं उस पर 5 जन जाए। हालांकि भी इंडियन जिन्हों हम क्या करते हैं 5 की जगह 6 चढ़ेंगे 7 चढ़ेंगे, बट फिर देन इट गिव यू अ लाइट, अदरवाइज तो भाई लिफ्ट टूट ही जाती। जब तक अगर वो पीप पीप नहीं आता, अलर्ट नहीं आता, तो भाई कितने भी 100 लोग भी एक साथ घुस जाएंगे, बस घुस जाने चाहिए, isn't it? Yes. तो सेफ्टी फैक्टर क्या होता है बेटा, ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम दैट इट कैन बेयर, एंड वर्किंग स्ट्रेस मतलब जितना हम उसको चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रेकिंग अंडर ओन वेट, मतलब एक वायर है खुद के वजन की वजह से टूट गया तो क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे अपन ने लिखा है फोर्स इज इक्वल टू आएगा, मैंने गलती से प्रोपोर्शनलिटी लिख दिया। फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो खुद के वजह से जो लोड होगा वो होगा mg, स्ट्रेस को हम ले लेते हैं s इंटू ए। अब मास को मैं लिख सकती हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिख सकती हूँ a इंटू एल। तो मैंने लिखा ये रो ए एल जी इज एस ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये a और a कट गया, तो यहाँ से मुझे लेंथ मिली s बाय रो जी। बेसिकली इतनी लेंथ होगी अगर वायर की जिसकी डेंसिटी एस जी है, तो वो खुद के वजन की वजह से टूट जाएगा। दिस इज द लेंथ ब्रेकिंग अंडर ओन लेंथ। ठीक है, खुद के वजन की वजह से अगर इतना स्ट्रेस लगाया, इतना जी, ये सारी वैल्यूज है, ये डेंसिटी है, तो उसकी एल की वैल्यू इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू, इतना होगा तो वो टूट जाएगा। देखा जाए तो आपको लेंथ इससे कम ही रखनी चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, सब्स्टिट्यूट करके आपको आ जाएगा।
क्लियर? मेक अ नोट। ओके, अभी यंग मॉडुलस पे हमने काफी सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है। अब हम दूसरा देखने जा रहे हैं, दैट इज बल्क मॉडुलस। जैसे मैंने आपको बताया था 3 टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो बेटा बल्क मॉडुलस का सिंबल बी या तो फिर आपको के दिखेगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस बेटा F बाय A या तो dP होता है और वॉल्यूम स्ट्रेन dV बाय V होता है। तो इसका फॉर्मूला इसलिए हो गया V dP बाय dV। ये माइनस मैंने इसके लिए लगाया है ताकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ माइनस दिखेगा। कहीं कहीं सब में होता है, कहीं कहीं सब में नहीं होता, तो कुछ डरने की बात नहीं है। दूसरा बेटा नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, मतलब C इज 1 बाय B या 1 बाय K। तो हमारे B का ये फॉर्मूला है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब C हो जाएगा dV बाय V dP। अब इसके यूनिट की बात करेंगे बेटा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा, मतलब मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन, एंड इसका डायमेंशन हो जाएगा m-1 L1 T माइनस T प्लस 2, उल्टा हो जाएगा ना। तो इसका होता है m1 L1 T माइनस 2 और ऊपर L2 है, तो ये m ऊपर आएगा, हाँ राइट है, m-1 L1 एंड T2। बेटा जैसा आपको पता है ये जो मॉडुलस है ये तीनों में पॉसिबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में 2 बल्क मॉडुलस होते हैं, एक होता है आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका फॉर्मूला या उसकी वैल्यू P के बराबर होती है, दैट इज द प्रेशर, एंड एडियाबैटिक की वैल्यू होती है गामा P के बराबर। आई एम श्योर आपको गामा थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, इट इज Cp बाई C। ये फिलहाल याद रखिए, इसके डेरिवेशन में हम नहीं जा सकते, टाइम नहीं है। सो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज P एंड एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा P। तो कौन सी की वैल्यू ज्यादा होगी? ऑब्वियसली E5 दैट इज विल बी ग्रेटर, तो मैं लिख देती हूँ E5 डिवाइडेड बाय E थीटा इज गामा। ठीक है, मैंने दोनों को डिवाइड किया एंड यहाँ से आपको पता चला दैट E5 इज ग्रेटर देन E थीटा, यानी एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज ग्रेटर देन आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आगे बढ़ते हैं बेटा, बल्क मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। अगर एक परफेक्टली रिजिड बॉडी है तो उसका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, ये भी याद रखेंगे। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड। अगर एक लिक्विड है जिसको हमने कंप्रेस किया है तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी में चेंज आएगा। उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ बेटा, रो डैश इज रो 1 प्लस डेल्टा P बाय B, या K बोल दो, एक ही चीज है। रो डैश इज रो 1 प्लस डेल्टा P बाय B। नाउ नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। ये क्या है बेटा? ये आपको एक स्फीयर दिख रहा है जिसका कुछ तो वॉल्यूम V है, जिसका रेडियस R है। हमने क्या किया, इसको एक लिक्विड में डाल दिया और यहाँ पे हमने ऊपर से पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन के ऊपर हमने एक छोटा सा मास रखा है M, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इसके रेडियस में कुछ चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, रेडियस में चेंज आ रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने क्या किया, आपको ये यूनिट्स एंड डायमेंशन में पता ही होगा, डेल्टा V बाई V इज 3, आगे आ जाएगा डेल्टा R बाई R, बट डेल्टा V बाई V इज डेल्टा P बाई K, राइट। और डेल्टा P क्या है, किसकी वजह से प्रेशर चेंज हो रहा है? इस mg की वजह से, तो हमने लिखा mg बाई K। तो अगर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर डेल्टा R बाई R इज mg बाई 3K। तो ये भी एक कभी कभी पूछ सकते हैं कि क्या फ्रैक्शनल चेंज आया, तो हम ये भी लिख सकते हैं। जैसा आपको पता है मैं कुछ भी चीज नहीं छोड़ती, जितनी चीजें, जितने फॉर्मूला, जितनी थियोरी पॉसिबल है मैक्सिमम अलग अलग बुक से वो मैं आपके लिए लाती हूँ ताकि कोई भी चीज एग्जाम में हमसे ना छूटे। तो जितना मैं कराती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, उतना ही करिए और लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस कर लीजिए। या तो अभी फिलहाल क्वेश्चंस करने का भी टाइम नहीं है, ये टाइम आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम पेपर सॉल्व करिए। जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जा रहे हैं आप वो चैप्टर्स के फॉर्मुलास करते जाइए और फिर जितने से जितनी ज्यादा पॉसिबल है उसके टेस्ट दीजिए, ऑटोमेटिक आपको क्लैरिटी आ जाएगी और आप देखेंगे कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ऑलरेडी 2 मॉड्यूली ऑफ इलास्टिसिटी देख लिए हैं। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। उसका सिंबल ईटा है। उसका फॉर्मूला क्या था बेटा? शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन,
ठीक है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो शेयरिंग स्ट्रेस होता है बेटा F बाई ए, और शेयरिंग स्ट्रेन होता है एक तो थीटा, ये एक होता है X बाई एच। तो इसके दो फॉर्मूला आते हैं बेटा, F बाई ए थीटा एंड F H बाई ए एक्स। तो ऑलरेडी पता है कि ये जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में पॉसिबल है, वो हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट इज पॉइजन्स रेशियो बेटा। जैसे बेसिकली हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि अगर एक वायर को हम खींचेंगे तो वो लंबा होता है, बट बेटा लंबा होता है तो साथ में पतला भी तो होगा। बट आपको याद होगा जब सबसे पहले मैंने आपको बताया था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की जब हम बात कर रहे थे, तब मैंने बोला था कि बाकी के दो डायमेंशंस बहुत छोटे होते हैं कंपेयर टू द थर्ड। तो इसके लिए वहां पे भी ऑब्वियसली वो पतला होता है, बट वो इतना कम पतला होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। दिस इज अ थिक वायर जिसकी इनिशियल लेंथ L है, इनिशियल डायमीटर कैपिटल D है। इसमें कुछ इलोंगेशन हुआ, द इंक्रीज इन लेंथ इज डेल्टा L, और इसका डायमीटर कुछ कम हो गया, तो फाइनल डायमीटर है D माइनस डेल्टा D। तो कितना डायमीटर कम हुआ? डेल्टा D डायमीटर कम हुआ। तो सिग्मा का फॉर्मूला है बेटा lateral strain by longitudinal strain। तो lateral strain क्या है बेटा? डेल्टा D बाई D, माइनस आएगा, माइनस ये बताएगा कि डायमीटर कम हो रहा है। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हमको ऑलरेडी पता है, डेल्टा L बाई L बोल दो या स्मॉल l बाई कैपिटल L बोल दो। तो यहां से हमको सिग्मा की वैल्यू आ रही है डेल्टा D कैपिटल L बाई डेल्टा L इंटू कैपिटल D। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। ये नेगेटिव आप डाल सकते हो, नेगेटिव यही बताएगा कि यहाँ पे इसका डायमीटर कम हो रहा है। तो जब हम थियोरिटिकल देखते हैं तो इस सिग्मा की वैल्यू 0.5 से कम आती है और -1 से ज्यादा आती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये सिग्मा की वैल्यू 0 और 0.5 के बीच में लाई करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये मैंने डायरेक्ट कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये डेरिवेशन कुछ है ही नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं। इसमें y है यंग मॉडुलस, k है बल्क मॉडुलस, ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो अभी जस्ट हमने पढ़ा, और सिग्मा है हमारा पॉइजन्स रेशियो। इन चारों के बीच का रिलेशन है। पहला फॉर्मूला y इज 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, दूसरा y इज 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, तीसरा y इज 9k ईटा अपॉन 3k प्लस ईटा, एंड चौथा सिग्मा इज 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो दिया है उस हिसाब से अब हम यूज करेंगे। ईटा सिग्मा दिया है तो ये यूज करेंगे, के और सिग्मा दिया है तो ये यूज करेंगे, के और ईटा दिया है तो ये यूज करेंगे, और के ईटा दिया है और सिग्मा पूछा है तो ये यूज करेंगे। इन्हीं को आपस में रिलेट करके हमको फॉर्मूलाज दिए हैं। आगे बढ़ते हुए टॉर्शन ऑफ सिलेंडर। अब बेसिकली ये एक सिलेंडर है जो ऊपर से बेटा फिक्स्ड है। हमने क्या किया, इसके नीचे को पार्ट को ऐसा पकड़ा और इसको से ट्विस्ट कर दिया। तो पहले हमने ए इधर था और हमने इसको से ट्विस्ट किया बी तक, ए से बी तक। तो ये जो है लेट दिस बी एक्स। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दिस इज फाई, एंड यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा। ये एंगल क्या है बेटा? फाई, और ये वाला एंगल है अपना थीटा। यहाँ पे बेटा ये जो एंगल थीटा है दिस इज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये जो फाई है दिस इज शीयर एंगल। तो बेटा पहले ए बी का ये जो एक्स है इसकी वैल्यू अपन आर थीटा लिख सकते हैं। फिर आपको फाई पूछा है तो अगर आप ये ट्रायंगल देखो ऐसा, तो इसके हिसाब से फाई क्या होगा? ए बी बाई एल, दैट इज आर थीटा बाई एल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये भी आपको किसी किसी सम में डायरेक्ट यूज करना पड़ता है, तो इसको याद रखेंगे। ये भूल जाते हैं, ये फाई और थीटा में कंफ्यूजन होता है, सो बी अ लिटिल केयरफुल, ध्यान देना, प्रॉपरली इसको रिवाइज करके जाना, बिकॉज यहाँ मिस्टेक होती है। आपको पता है जहां जहां मैं बोलती हूँ मिस्टेक होती है वहां बच्चे करते हैं और वो भूलते हैं, आपको बट भूलना नहीं है। सो मेक श्योर ये थीटा और फाई का आप ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला में यहाँ थीटा लिख देते हैं, यहाँ फाई लिख देते हैं, तो हो जाता है मार्क्स गए। ठीक है ना, चलो कॉपी करिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। अब इसमें हम लोग कुछ चीजें जो थियोरी है वो मैंने लिख ली है, देखते हैं। पहला है इलास्टिक हिस्टेरेसिस। यह आपको दिख रहा होगा, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, बेसिकली अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो स्ट्रेन हमारा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ा रहे स्ट्रेन बढ़ रहा है, इस हिसाब से होता है। लेकिन अगर वही स्ट्रेस हम कम करते जाए तो हमको क्या लगता है, वो वही पाथ
फॉलो करके आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। हम जब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऐसे गया, लेकिन जब हम वही स्ट्रेस कम कर रहे हैं तो वो वही पाथ फॉलो करके नहीं आता, वो कुछ इस रास्ते से यहाँ तक आया। सिमिलरली यहाँ पे भी आप यही देख रहे हो, जिस रास्ते से ये गया था वापस उस रास्ते से नहीं आया। तो जब हमने यहाँ पे जब इसको हम लोगों ने बेसिकली जो भी एनर्जी लगाई, जो भी एनर्जी खर्च की, वो ज्यादा थी। अब जब वो रिटर्न आ रहा है तब वो उतनी एनर्जी हमको वापस नहीं देता है। आप देख रहे हो, जब हमने इसको लोड बढ़ाया तो हम क्या करें, हम एनर्जी दे रहे हैं, और जब हमने लोड कम किया तब वो एनर्जी हमको वापस देना चाहिए, बट वो उतनी एनर्जी हमको वापस नहीं देता है, वो कुछ कम एनर्जी हमको वापस देता है। तो जाते वक्त जब हमने दी थी तब टोटल हमने ये एनर्जी उसको दी, ये पूरा सेक्शन आप बोल सकते हैं, ये पूरी जो इसके अंदर कर्व के अंदर आता है। जब हम वापस आ रहे हैं तब वो ये एनर्जी हमको दे रहा है, मतलब नीचे वाला कर्व, तो इतना तो लॉस हो गया ना, तो ये उसके अंदर स्टोर हो जाता है, ऐसे बोल सकते हैं। बेसिकली वो अब्सॉर्ब कर लेता है मटेरियल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लॉस कम है और यहाँ पे लॉस ज्यादा है। तो हिस्टेरेसिस कर्व का ये जो एरिया है वो हमको क्या देता है, जो एनर्जी हमारी लॉस हो गई जब हमने उसको उसका बेसिकली जो स्ट्रेस है वो बढ़ाया, तब हमने जितना वर्क किया और जब हम उसको कम करें, जो हमको वो वापस देना चाहिए, वो दोनों इक्वल नहीं है। हमने वर्क कुछ ज्यादा किया और उसने हमको रिटर्न में कुछ कम दिया, तो ये जो दोनों का डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू दिस एरिया एंड दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी लॉस। तो जिसका एरिया ज्यादा उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा हो रही है, जिसका एरिया कम वहां पे एनर्जी लॉस कम हो रही है। अगर सपोज बेटा आपको ऐसा क्वेश्चन आया कि ए बी दोनों मटीरियल्स है रबर के और हमको टायर बनाना है, तो हमको ए यूज करना चाहिए कि बी, तो हम बोलेंगे हमको बी यूज करना चाहिए, बिकॉज वो ऑब्जॉर्ब कम हो रहा है, मतलब वो कम हीट ले रहा है, तो उसके बर्स्ट होने के चांसेस कम है, तब हम बी यूज करेंगे। अब ए हम कहाँ यूज करें, ए हमको ऐसी जगह यूज करना चाहिए जहां हम चाहते हैं कि एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाए, वहां हमको ए यूज करना चाहिए, और जहां हम चाहते हैं एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब ना हो, ज्यादा हीट ना हो जाए, वहां हमको बी यूज करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। हैमरिंग मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। तो बेसिकली बड़ी चीज को अगर हम हथौड़ा मारे तो वो टूट गया, दैट इज नथिंग बट हैमरिंग और रोलिंग। तो हैमरिंग और रोलिंग से इलास्टिसिटी हमारी बढ़ती है, बिकॉज छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होता है, तो जिसकी वजह से उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। व्हाट इज एनीलिंग? एनीलिंग मतलब गर्म करना ठंडा करना, गर्म करना ठंडा करना। तो यहां से अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी कम होती है। टेम्परेचर के बढ़ाने से इलास्टिसिटी कम होती है, और इम्प्योरिटी से इंक्रीज या डिक्रीज हम कुछ नहीं बोल सकते, वो डिपेंड करता है हमने क्या इम्प्योरिटी डाली है। सो एनीलिंग से कम होती है, टेम्परेचर से कम होती है, इम्प्योरिटी से इंक्रीज या डिक्रीज, एंड हैमरिंग से इंक्रीज होती है। ये याद रखेंगे, हैमरिंग से इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है। बॉडी विच रिक्वायर ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स हैव मोर इलास्टिसिटी। मतलब बेसिकली हमारे पास दो बॉडीज हैं, लेकिन एक बॉडी को अगर हमको यानी बोलते हैं ना, उसका डायमेंशन चेंज करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, और दूसरी बॉडी को हमको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है। तो जिसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब वो रेजिस्टेंस ज्यादा दे रही है, मतलब वो चेंज होना नहीं चाहती, मतलब उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। तो अगर दो बॉडीज हैं और हम दोनों में सेम चेंज लाने के लिए एक में फोर्स ज्यादा है और दूसरे में फोर्स कम है, तो जिसमें हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है वो ज्यादा इलास्टिक है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, फॉर सेम फोर्स है ये विच प्रोड्यूस लेस डिफॉर्मेशन। हमने दोनों में फोर्स सेम लगाया, लेकिन इसमें एक में बोल सकते हैं चेंजेस कम है और दूसरे में चेंजेस ज्यादा है, तो जिसमें चेंजेस कम है वो ज्यादा इलास्टिक है। हमेशा अपन को ऐसा लगता है, अगर मैं स्टील और रबर की आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कभी भी किसी भी लेक्चर में पूछती हूँ कि स्टील या रबर में से कौन सा ज्यादा इलास्टिक है, तो हमेशा आंसर आता है मिस रबर, बट ये गलत है। बिकॉज फिजिक्स के हिसाब से अगर हमने स्टील और रबर का वायर लिया, रबर पे मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स स्टील वायर पे लगाया, तो हम देखेंगे स्टील वायर में कुछ चेंज ही नहीं आया, बट रबर के वायर में चेंज आता है। तो इसके ये पता चलता है कि फॉर द सेम फोर्स देयर इज नो डिफॉर्मेशन इन स्टील वायर, बट देयर इज डिफॉर्मेशन इन रबर वायर। या तो स्टील वायर में बहुत ही कम डिफॉर्मेशन आया, सो दैट इज मोर इलास्टिक। तो एमसीक्यू में आया तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ओके, नेक्स्ट इज ग्रेटर मॉड्यूलाई ग्रेटर इलास्टिसिटी। मतलब जिसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी भी ज्यादा है, और ये किस पे डिपेंड करती है बेटा? मटेरियल पे, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ।
उसके बाद फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ गिव्स एनर्जी स्टोर, बेसिकली एफ और एल का जो ग्राफ होगा वो आपको एनर्जी स्टोर देगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन का जो ग्राफ होगा वो आपको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम देगा। ये दोनों चीज मैंने लिख दी है। और एक है बेटा सैगिंग। सैगिंग मतलब क्या होता है, जैसे ऐसा समझो कोई बहुत बड़ी सी चीज है जिसकी लेंथ एल है, जिसकी ब्रेथ बी है और जिसकी डेप्थ भी है डी, ठीक है, और हमने इधर कुछ लोड लगाया डब्ल्यू, जिसकी वजह से ये ऐसे झुक गया। अगर ये ऐसे प्लेट जैसी है, इस पर लोड लगाएंगे तो कैसे दब जाती है, तो जो दब गई है ना, दैट इज कॉल्ड एज सैगिंग। तो ये सैगिंग का फॉर्मूला है WL3/4YBD3। तो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, बेसिकली लेंथ ज्यादा होगी तो सैगिंग ज्यादा होगी। तो हम चाहते हैं बेटा सैगिंग कम हो, तो आपको वेट और लेंथ कम रखना चाहिए, Y यंग मॉडुलस B और D ज्यादा रखना चाहिए। अब ऐसा भी सवाल आ सकता है B और D में किसको हम ज्यादा रखेंगे तो डेल्टा कम होगा। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या, जैसे बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं उनपे बार बार व्हीकल्स जाती हैं, तो हम क्या चाहते हैं वो झुक जाए कि नहीं झुके, तो हम चाहते हैं वो नहीं झुके, मतलब वहां सैगिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर सैगिंग नहीं होनी चाहिए मतलब B और D दोनों की वैल्यू, देखो दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स रिलेशन है। तो बेसिकली अगर B और D ज्यादा होगा तो सैगिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन है B को बढ़ाना चाहिए कि D को बढ़ाना चाहिए, बेटा D को बढ़ाना चाहिए, बिकॉज अगर आप सोचो अगर मैंने B को डबल कर दिया तो सैगिंग 2 टाइम्स ही डिक्रीज होगी, लेकिन अगर मैंने डेप्थ को डबल कर दिया देन सैगिंग विल डिक्रीज बाय 8 टाइम्स। तो ये चीजें वो लोग पूछ सकते हैं। सो W और L को कम रखना चाहिए, Y B D को ज्यादा रखना चाहिए। उसमें भी B और D में किसको ज्यादा रखना चाहिए, D को ज्यादा रखना चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूं, बिकॉज D और इसके साथ क्यूब के साथ इनवर्स रिलेशन है। Okay, so here we have finished with this chapter, elasticity chapter within no time। मैंने आपको पूरा करा दिया है और आप लोग को काम तो पता ही है क्या करना है। जितने भी फॉर्मूलाज हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आपको बस 45 मिनट्स रोज याद करने हैं, लगभग जब तक आपके एग्जाम है, और फिर आप खुद देखेंगे कि कितनी इजीली आप ये क्वेश्चंस कर पाते हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।